हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोपरिता का उद्भव नामक पाठ के दूसरे भाग को के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो 1800 अभी इसके पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए हुए विभिन्न अधिनियमों के बारे में बताए आपको। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम 1800 चार्टर अधिनियम इस अधिनियम के तहत चीन और चाय के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार का अंत हो गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम में शासित था। यूरोपीय आव्रजन पर सभी प्रतिबंध और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण को हटा दिया गया। इस प्रकार अब भारत की बड़ी मात्रा में यूरोपीय औपनिवेशिक के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था। भारत में सरकार के वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की परिकल्पना किया गया था। गवर्नर जनरल को कंपनी के सभी नागरिक सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशित करने का शक्ति दी गई। बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य सभी प्रदेशों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था। सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही उसके व्यय का अधिकार दिया गया। मद्रास और मुंबई की सरकारें बड़ी सीमा तक अपनी विधायी शक्तियों से वंचित थी और उन्हें गवर्नर जनरल को उन कानूनों की परियोजना के प्रस्ताव का अधिकार दिया गया जिन्हें वे लाभकारी समझते थे। कानून बनाने के लिए व्यावसायिक सलाह हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ को सम्मिलित किया गया था। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया जाना था। कोई भी भारतीय नागरिक को धर्म, वर्ण, जन्म, वंश आदि के आधार पर कंपनी के अंतर्गत रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक अलग थी। इस घोषणा ने भारत के राजनीतिक आंदोलन के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। 1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी को भारतीय प्रदेशों को अब जब तक संसद न चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखना जारी रखा। निदेशक मंडल की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब सेवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए खोल दिया गया। वित्त विशेषज्ञ गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। सैन्य प्रशासन 1773 के वाराणसी में बंगाल गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसने सेना के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। बंगाल सेना के सिपाहियों के अतिरिक्त उसने अवध और बनारस के सैनिकों की भर्ती की। अगले 75 वर्षों के लिए यह अभ्यास जारी रखा गया और उन भागों के लिए आए सैनिक बंगाल सेना में के बहुमत का गठन किया। ब्रिटिश सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित किया गया। ये ब्रिटिश अधिकारियों की आज्ञा में थे और अपने नए स्वामी के प्रति वफादार थे। नागरिक प्रशासन ब्रिटिश गवर्नर जनरलों ने ब्रिटिश क्षेत्र को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस से भारतीय नागरिक सेवा की शुरुआत की। लॉर्ड वेलेस्ले ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को नागरिक सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया। यह बाद में इंग्लैंड में हैलीडेरी में इंडिया कॉलेज द्वारा स्थापित किया गया था। प्रारंभिक दिनों में नागरिक सेवाओं को निदेशक मंडल द्वारा नामित किया गया था। 1853 के बाद नागरिक सेवा के लिए उम्मीदवारों को चयन करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई और नागरिक सेवा के उच्च पदों के लिए भारतीयों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। आरंभ
में यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित हुई थी, जिसमें भारतीयों के लिए भाग लेना कठिन हो गया। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। बाद में भारत में परीक्षा भी प्रारंभ हुई। अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेशों को जिलों में विभाजित किया गया, जो प्रशासन की मूल इकाई बने। जिला स्तर पर 3 प्रमुख अधिकारी थे: आयुक्त जो राजस्व एकत्र करता था, दंडाधिकारी जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखता था, और न्यायाधीश जो न्याय प्रदान करता था। पुलिस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में एक अस्थायी पुलिस बल बनाया। प्रत्येक जिले में एक थाना रखा गया, जिसका नेतृत्व दरोगा करता था। नगरों और गांवों में कोतवाल और चौकीदार भी नियुक्त किए गए। जिला अधीक्षक पूरे जिले के पुलिस प्रशासन की देखभाल करते थे। सेवा में भारतीयों के उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किया गया। पुलिस बल भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के लिए कुख्यात था। न्यायिक नीति: अपने प्रशासन के आरंभिक के दिनों में कंपनी यूरोपीय मामलों के मुकदमों में न्यायालयों के प्रावधान से संतुष्ट थी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थानीय सरकार से अपील और कुछ मामलों में अधिकार के साथ महापौर न्यायालयों को 3 नगरों में स्थापित किया गया था। सम्राट की परिषद में कंपनी को दीवानी हस्तांतरण समय क्लाइव के दोहरी प्रणाली के रूप में प्रसिद्ध व्यवस्था बनाई। वारेन हेस्टिंग के अंतर्गत आयुक्त को स्थानीय नागरिक और आपराधिक न्यायालयों के प्रभारी के रूप में रखा गया था। इन न्यायालयों के ऊपर सदर दीवानी न्यायालय नागरिक मामलों के लिए और सदर निजाम न्यायालय आपराधिक मामलों के लिए थे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग अधिनियम के कलकत्ते का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, जो भारतीय कानून अंग्रेजी कानून के संहिता को प्रकाशित करता है। कॉर्नवालिस के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें जिला न्यायालयों में न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों का पृथकीकरण तथा कानून को नियम प्रारंभ किए गए। 19वीं शताब्दी के मध्य में लॉर्ड मकाउली के प्रयासों के कारण दंड और आपराधिक संहिता बड़े पैमाने पर पूर्ण हुए। 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम में पारित किया गया था। 1865 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई और थोड़े समय बाद इलाहाबाद में दीवानी सदर न्यायालयों की निजाम न्यायालय खोले गए थे। हालांकि न्यायपालिका का विकास औपनिवेशिक प्रशासन में अन्य बदलावों के अनुरूप था। जब भगवान रिपन ने हिल्बर्ट विधेयक को पेश करने के द्वारा बुराई का समाधान करने की कोशिश की, तो यूरोपीय समुदाय का बहुत विरोध हुआ था और मूल रूप से इसे पारित नहीं किया जा सकता था। न्यायपालिका का इस्तेमाल केवल औपनिवेशिक शासकों और उनके सहयोगियों जैसे जिदारी दंडियों और नागरिक सेवकों के शोषण को वैध बनाने के लिए किया जाता था। सामाजिक नीति: भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाने के पश्चात ब्रिटेन को देश का ब्रिटिश सरकार के प्रशासन चलाने के लिए सामाजिक नीति विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई और इस दिशा में लोगों ने सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें महत्वपूर्ण सती प्रथा का उन्मूलन 1829, बाल हत्या पर प्रतिबंध 1795 और 1802, विधवाओं को विवाह करने से सक्षम बनाने का कानून, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, भारत में प्राचीन विरासत के पुनरुद्धार और यहाँ तक कि भागों में मत का अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थी। ये सुधारवादी गतिविधियाँ तब तक जारी की गई जब तक वे वाणिज्यिक हितों और लाभ के उद्देश्यों से साथ नहीं आए थे। उदार आंदोलन 1857 में विद्रोह संघर्ष तक चलते रहे। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हो गया है।